नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ किमी विधि। इस कार्यक्रम के जरिए हम रोज आपको महाराष्ट्र के एक विधानसभा क्षेत्र का हाल बताते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि 5 साल तक कुर्सी पर बैठे विधायक साहब ने अपने इलाके में क्या काम किया। और आज इस खास पेशकश की शुरुआत महाराष्ट्र के विदर्भ से हम करने जा रहे हैं। सालों से विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले लोगों की आने वाले विधानसभा चुनावों पर क्या कुछ राय है, साथ ही वोटरों के दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। इस बार इन लोगों का रुझान किस पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है और किस पार्टी से इन लोगों को अब मांगे पूरे होने की उम्मीदें बनती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चुनावी चौपाल विदर्भ वासियों के साथ क्या हुआ तेरा वादा में। तो विदर्भ का हम हाल जानेंगे कि आखिर वहां पर क्या क्या समस्याएं हैं और लोगों का रुझान किस तरफ अब नजर आता है, कितनी उम्मीदें वो किस विधायक के उम्मीदवार के साथ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश हेड़ाऊ हमारे संवाददाता विदर्भ से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, हम जानना चाहेंगे इलाके की तस्वीर के बारे में बताएं, किस तरह की यहाँ पर समस्याएं हैं, लोगों का रुझान किस तरफ दिखाई दे रहा है, क्या क्या चाहत है इनकी और किस तरह का विकास चाहते हैं ये विदर्भ में। जी किमी, अगर बात की जाएगी अगर पृथक विदर्भ राज्य की, तो इसकी मांग तेलंगाना राज्य से पहले की बताई जाती है। पृथक विदर्भ राज्य के लिए कई आंदोलन हुए, कई समितियां गठित हुई, बावजूद इसके आज तक ये पृथक विदर्भ राज्य का मसला जस का तस है। हाल ही में कुछ प्रदर्शन हुए थे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से हुए थे। जिस तरह से तेलंगाना में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, उस पैमाने पर पृथक विदर्भ राज्य में हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि शांतिपूर्ण ढंग से भी पृथक विदर्भ राज्य की मांग हमेशा कांग्रेस गवर्नमेंट के पास रखी गई है। राज्य में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और केंद्र में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तभी भी ये मांग रखी गई थी, लेकिन आज तक पृथक विदर्भ राज्य की मांग पूरी नहीं हो सकी। विदर्भवादी बड़ी शांति से इसकी मांग रखते हैं, लेकिन आज तक जो उनसे जो वादे किए गए थे, खासतौर पर पृथक विदर्भ राज्य के गठन के पीछे विदर्भ का बैकलॉग है और बैकलॉग को पूरा नहीं करने की वजह से विदर्भ पिछड़ते रह गया। यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट तो आया है, लेकिन यहाँ के विदर्भवासी अंधेरे में इनका जीवन व्यतीत होता है। खासतौर पर विदर्भ में फैली जो किसान आत्महत्या है, वो भी एक इसी का कारण मानी जा रही है कि अगर पृथक विदर्भ राज्य अगर होता तो किसान आत्महत्याएं नहीं होती और ये राज्य खुद के इस पर निर्भर होता। हमारे साथ इस वक्त आज की चौपाल में खासतौर पर मौजूद है खुद विदर्भवादी नेता। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये सारे विदर्भवादी नेता है जो हर वक्त पृथक विदर्भ राज्य की मांग सरकार से करते रहे और जिस भी स्वरूप में हुआ उस स्वरूप में इन्होंने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। बावजूद इसके जो राज्य सरकार है और जो यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने इनकी मांग नहीं सुनी। और अभी जो चौपाल जो हम करने जा रहे हैं उसका मकसद ये है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य में, तो पृथक विदर्भ राज्य पूरे 11 जिले आते हैं, उसमें विदर्भवादियों का रुख किस ओर रहेगा, आइए जानते हैं उनसे। आप बताइए कि पृथक विदर्भ राज्य की जो मांग है, चुनाव है, किस ओर आपका रुख रहेगा? हमारा रुख उनकी तरफ रहेगा जो अपने चुनावी घोषणा में पृथक विदर्भ राज्य का वादा करेंगे और जिन्होंने लोकसभा में कर लिया उनसे हमारी अपेक्षा है कि इस बार विधानसभा में भी वो वादा करे और अब तुरंत वादे को पूरा करे, क्योंकि यहाँ के जो सबसे शक्तिशाली नेता है भाजपा के, वो है नितिन गडकरी। उन्होंने कहा है कि मुझे नागपुर को सिंगापुर बनाना है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे सर्वांगीण राष्ट्र और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। तो दोनों तभी बना सकेंगे जब ये नितिन गडकरी यहाँ की राजधानी बनवाएंगे उनसे, तब नागपुर बेहतरीन होगा। और मोदी जी खुद जानते हैं कि अमेरिका में आबादी है 20 करोड़ और वहां के प्रांत है 60 और 61, अपने यहाँ के 121 करोड़, प्रांत है 29। तो मोदी जी का भी जो सपना है वो तभी पूरा होगा जब वो छोटा परिवार सुखी परिवार यानी कि छोटे राज्य नागपुर से शुरुआत करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में बनाएंगे, ताकि हमारा हिंदुस्तान सर्वांगीण विकसित, सर्वांगीण संपन्न और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हो सके। उमेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। खासतौर पर आपने भी कई बार इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, कई करीब से देखा है इस आंदोलन को। क्या बात रही आज तक पृथक विदर्भ राज्य मिला नहीं और क्या वजह बताएंगे कि जो अब तक छोटे राज्यों को मौका नहीं दिया जा रहा? इस मामले में मैं आपको एक पुराना संदर्भ याद दिलाना चाहूंगा। मुकेश जी, हमारे यहाँ विधानसभा के अंदर
अंग्रेजी काल में 3 मार्च 1934 के दिन एक प्रस्ताव बीजी खापर्डे जो अमरावती के प्रभावशाली नेता थे, उन्होंने ये विदर्भ का प्रस्ताव असेंबली में प्रस्तुत किया। और उस समय कोई किसानों की आत्महत्या नहीं थी, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो जानते थे सभी लोग कि ये जरूरी है कि विदर्भ का अलग राज्य बने। और उस समय कोई ऐसी मांग नहीं थी महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र की। उसके बावजूद भी जब वो प्रस्ताव चर्चा में आया तो 30 समर्थन में थे और उस समय के 17 लोगों ने विरोध किया। इसका उदाहरण मैं केवल इसलिए दे रहा हूं कि जो स्थिति, क्योंकि यह विदर्भ का मुद्दा हमेशा राजनीतिक मुद्दा बना रहा, लेकिन राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता किसी नेता में नहीं रही और उसका परिणाम कुर्सियों का स्वार्थ था। और कुर्सियों का स्वार्थ हमारे अपने लोग थे जो मुख्यमंत्री बने, जो अलग अलग पदों पर रहे, मंत्री बने, लेकिन एक सक्षम निर्णय अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध जो लेना चाहिए था राजनीतिक निर्णय, वो नहीं लिया। जहां तक के आंदोलन का सवाल है, हम लोगों का ये जो क्षेत्र है ये गांधी जी की कर्मभूमि है। 1936 में सेवाग्राम बनने के बाद गांधी जी ने पूरे देश को आजादी दिलाने का काम सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन चला के दिया। सत्य की हमेशा जीत होती है, हम लोग ये मानते हैं और इसीलिए हमारी ऐसी समझ है, मान्यता है और हम ये मान करके चलते हैं कि कोई भी स्थिति इसको अब रोक नहीं सकती। ये एक दिन पाप का घड़ा फूटेगा। इन्होंने कहा है उमेश चौबे जी ने कि सत्ता पाने के लिए कहीं न कहीं विदर्भ राज्य के लिए आंदोलन किया गया और जैसी कुर्सी मिली वैसे विदर्भ को नेता यहाँ के भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता पाने के लिए विदर्भ का मुद्दा नहीं उठाया गया। यह सही माने में आवश्यकता है विदर्भ की, इस विभाग की, क्योंकि ये स्वतंत्र होगा तो ही इसका डेवलपमेंट होगा। आज बैकलॉग कितने हजार करोड़ के अंदर में चल रहा है विदर्भ का, ये किसी से छिपा नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सवाल है, आपने एक अच्छा सवाल किया उमेश भैया से कि भाई इसका विरोध कौन कर रहा है, क्यों नहीं हुआ आज तक। और मुझे बोलने में, स्पष्ट बोलने में जरा भी संकोच नहीं कि इसका सबसे बड़ा विरोध कर रही है शिवसेना। जो उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे ने अपने जमाने में एक बार कहीं संयुक्त महाराष्ट्र का नाम लिया था, उस बात को लेकर आज भी उद्धव जी उसका विरोध कर रहे हैं। और जबकि जहां तक सवाल है पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, नितिन गडकरी यहाँ के हमारे जो लाडले आमदार हैं, अभी मिनिस्टर हैं केंद्र में, उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया है, वी कनेक्ट को उन्होंने एफिडेविट लिख के दिया है कि हम विदर्भा का समर्थन करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं, विदर्भा के अंदर में क्या नहीं है, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अफसोस इस बात का है कि 100 साल पुरानी डिमांड होने के बावजूद आज आप देखते हैं कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सीपीएन बिरार की राजधानी नागपुर थी और उस वक्त भोपाल और छत्तीसगढ़, अपना रायपुर ये इस स्टेट के अंदर आते थे सीपीएन बिरार में, वो राजधानी बन गई और ये राजधानी की उप राजधानी हो गई। और ये जहां तक सवाल है, आपने ये भी कहा था कि आज तक अहिंसक प्रवृत्ति जो नहीं हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आज तक अहिंसक प्रवृत्ति से ही डिमांड चल रही है। लेकिन मेरे कहने में जरा भी संकोच नहीं कि गवर्नमेंट हमको, यह शासन हमें मजबूर ना करे, क्योंकि हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए भी अगर ये मजबूर करेंगे तो हम लोग सब तैयार हैं। जय विदर्भ। राजकुमार जी, अगर बात की जाएगी बीजेपी गवर्नमेंट से पृथक विदर्भ राज्य की, कि कहा जा रहा था कि केंद्र में अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो खुद बीजेपी के मैनिफेस्टो में सारी चीज थी, लेकिन गवर्नमेंट आने के बाद कहीं न कहीं रुख नरम हुआ है विदर्भ, पृथक विदर्भ के तरफ। आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो उनका भुवनेश्वर में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में उन्होंने ये मुद्दा लिया था, एजेंडा था उनका कि विदर्भ राज होना चाहिए और उस बात को लेके लगातार उनकी ये कोशिश रही है और ये मुद्दा उन्होंने कोई छुपाया नहीं और हमेशा उनके ध्यान में रहा, एजेंडा में रहा और वो कभी उस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग विदर्भ के खिलाफ है करके। अब ये बात है कि अब ये इलेक्शन आया है, खाली 100 दिन हुए हैं और हम लोग इमीडिएटली उनसे अपेक्षा करें कि विदर्भ 100 दिन में वो दे देंगे, क्योंकि बहुत सारी उनकी प्रायोरिटीज थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, सरकार फॉर्म करना था, ये सब है। और नितिन गडकरी जी ने हमको इलेक्शन में जब वो लोकसभा का लड़ रहे थे, जब हम लोगों को वादा किया था उन लोगों ने कि विदर्भ राज
ये हमारी प्रायोरिटी है और हम सत्ता में आते हैं तो हम विदर्भ राज्य देंगे। इसलिए आज जब वो सत्ता में है तो हमको उनसे उम्मीद है। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, 50-60 साल से, पर कभी उन्होंने विदर्भ के मामले में कभी थोड़ा सा भी 5% भी गेस्चर बोलिए या ऐसा कोई अपना ध्यान है वो कभी ध्यान में रखा नहीं। और जो भी विदर्भ का आंदोलन करते रहे उनको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, पॉलिटिकली खत्म करने की कोशिश की, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आज सवाल हमारा यही है कि कौन दे सकता। तो आज बीजेपी या कांग्रेस, ये दो ही बड़े पक्ष हैं जो विदर्भ दे सकते हैं। और कांग्रेस का तो रुख पहले से हमेशा विदर्भ के विरोध में रहा। आज बीजेपी अच्छे मेजॉरिटी से उभरी है और हमें कोई संकोच नहीं कि वो हमें विदर्भ देंगे, क्योंकि हमारे पास सभी है और सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई हमको, जैसे तेलंगाना और आंध्रा में आपने देखा होगा कि वो राजधानी के लिए उनकी लड़ाई काफ़ी देर चलती रही और आपस में फिर समझौता, फिर वो अभी विजयवाड़ा में उनकी राजधानी होने वाली है तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार होगा। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विदर्भ 100 साल पहले से राजधानी रह चुका है सीपी एंड बेरार के वक्त में। तो सेंट्रल प्रोविंसेस उस वक्त रह चुका है। और जब रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी आई तो उस रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने भी ये कहा था कि विदर्भ एक सक्षम राज्य हो सकता है। हमेशा हम लोगों को ऑलरेडी हमारी ये डिमांड मान गई है, मैंने लोगों ने मान ली है। कई कमेटीज आई है, लोगों का रेफरेंडम आया कई बार, और काफ़ी लोगों ने इसमें ये साथ दिया है कि विदर्भ अलग होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का जब से हम महाराष्ट्र में गए हैं तब से हम लोगों पे अन्याय होते आ रहा है, क्योंकि राजधानी बम्बई है। और मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा, जितनी बम्बई दूर है उतनी दिल्ली दूर है हमारे लिए। प्लेन से भी उतना ही टाइम लगता है दिल्ली जाने के लिए, बम्बई जाने के लिए ट्रेन से भी उतना ही टाइम लगता है। और इसलिए हम लोग भी, हमारे यहाँ के नेता प्रतिनिधि बम्बई जाके अपनी जो मांग है या उन पे जो अन्याय हो रहा है वो मांग नहीं सकते, या दूर होने से ये सब बातें, बहुत सारी बातें हैं इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोगों को गवर्नर हाउस ऑलरेडी बना हुआ है, हमारा सचिवालय बना हुआ है, मंत्रालय बना हुआ है, आमदारों के लिए निवास की व्यवस्था है, मंत्रियों के घर है ऑलरेडी, चीफ हाई कोर्ट है यहाँ पे, उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है, ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं बल्कि हेरिटेज बिल्डिंग है। और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है और हमारा होना चाहिए कि विदर्भ हमें मिलना चाहिए, ऐसी सब लोगों को, विदर्भ की जनता को आशा है। चुनाव है, चुनाव के दौरान क्या कहेंगे कि जिस तरह से पूरा सिनेरियो बना हुआ है, विदर्भवादियों ने क्या मन बना लिया है? विदर्भवादियों ने यह मन बना लिया है कि जो भी कैंडिडेट या पक्ष जो भी विदर्भ विरोधी होगा, हम जनता से सारे विदर्भवादी मिलकर ये आह्वान करेंगे और कर रहे हैं इसके पहले भी, और हम अब और आह्वान करेंगे सभी जनता से कि विदर्भ के पक्ष में जो व्यक्ति है, जो कैंडिडेट है और जो कट्टर विदर्भवादी है, ऐसे व्यक्ति को ही वो चुनकर दे, ऐसे पक्ष को ही चुनकर दे जो पक्ष, जैसे विशेष करके शिवसेना को पूरी तरह से यहाँ पर हराया जाए। एक भी कैंडिडेट चुनकर विदर्भ से नहीं आए। लेकिन शिवसेना का जो पार्टनर शायद युति होगी बीजेपी के साथ होगी, तो फिर बीजेपी के कैंडिडेट को किस तरह से आप विरोध करेंगे? इसीलिए हमारा ऐसा कहना है कि पक्ष या व्यक्ति जो विदर्भ विरोधी होगा उसके खिलाफ हम काम करेंगे। आप क्या कहें? मैं एक पुरानी जो हिस्ट्री है हमारे भारत की, वो एक दोहराना चाहता हूँ कि विदर्भ 100 साल या 500 साल पहले नहीं है, आज से 5000 वर्ष कौरवों और पांडवों के टाइम में से विदर्भ प्रांत नहीं, एक विदर्भ देश था। और अमरावती से कौंडण्यपुर जो है, जो उसकी राजधानी थी, एक कृष्ण भगवान का अमरावती से ये था कि उन्होंने वहां से रुक्मिणी का हरण किया था। इतनी बड़ी हिस्ट्री जो 5000 साढ़े 5000 साल की है, आज हम सब भूल बैठे हैं और हमें सब याद करना चाहिए और विदर्भ के लिए धन मन धन से काम करना चाहिए। मैं ऐसा कहूँगा कि जैसे तेलंगाना के माध्यम से हुआ था कि सारे लोग राजीनामा देने पे भी तैयार थे, तो मैं ये चाहूँगा कि विदर्भ में जो भी व्यक्ति को हम चुन के देते हैं, जो भी विधायक को, उन्होंने राजीनामा देने की तैयारी रखनी चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करते तो हमारी जो भूमिका है, हम उनके समर्थन में बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि नागपुर
ये विदर्भ की एक राजधानी होने में पूरी तरह से सक्षम है, चाहे गढ़चिरौली का व्यक्ति हो या देवरी का व्यक्ति हो, उसको यहाँ पे आने के लिए जितनी सुविधा होती है उसको बॉम्बे में जाके बहुत सारा पैसा उसका खर्चा भी होता है और उसका काम भी नहीं होता है। इसीलिए हमने एक नई भूमिका लिए है और अगर ये वातावरण मतलब शांति से नहीं होता है तो हम इसको हिंसक स्वरूप देने में भी पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर विदर्भवादियों का रुख रहा, खास तौर पर विदर्भ से जुड़े आंदोलन की बात की हमने और विदर्भ से जुड़े मुद्दों की बात करते हुए ये डिबेट जो आयोजित की जा रही है। अभी बात करते हैं कि इतने साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने और राष्ट्रवादी की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पे राज किया और केंद्र में भी उनकी सत्ता थी, उनका गठबंधन था। ऐसे में क्यों ये उम्मीद जो कि विदर्भ राज्य की उम्मीद है उसको मंजूर नहीं की गई या फिर अब तक विदर्भ राज्य ने क्यों इतना गुस्सा है इन लोगों को इस सरकार के खिलाफ और कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ? आइए उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पूरा जो मामला ये चलते आ रहा है पूरे विदर्भ राज्य का, क्यों इतना गुस्सा है सरकार के खिलाफ कि हर विदर्भवादी ये कह रहा है कि सत्ता परिवर्तन चाहिए? ऐसा है कि ये डिसाइड हुआ था जब विदर्भ ज्वाइन हुआ था महाराष्ट्र में, तब ये डिसाइड हुआ था कि यहाँ कम से कम 6 हफ्ता सेशन चलेगा। माने पूरा विधिमंडल का जो है मीन्स MLAs और जो बैठते हैं तो उसका एक 6 महीना यहाँ पे होगा, अपना 6 महीना बोलता 6 हफ्ते यहाँ लोग बैठेंगे और खाली विदर्भ के जो प्रश्न है या यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है या यहाँ की जो समस्याएं है उन पे चर्चा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा है। 6 हफ्ता तो जाने दीजिए, खाली 6 दिन तक अब वो जो अधिवेशन होता है वो सीमित रह गया है और 6 हफ्ते में जैसा हम लोग बोलेंगे कि विदर्भ इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, तो और यहाँ टाइगर की राजधानी भी है, तो यहाँ 6 दिन में भी वो जो लोग आते हैं तो उस पे विदर्भ पे कोई चर्चा नहीं होती, विदर्भ की समस्याएं पे कोई ध्यान नहीं देता। सब लोग कोई टाइगर रिसोर्ट और टाइगर देखने के लिए और जो उद्यान बने हैं टाइगर पार्क से और या पार्टी मनाने यहाँ आते हैं, ऐसी लोगों की भावनाएं हुई है और इसलिए लोगों में आक्रोश है। सत्ता परिवर्तन क्यों? सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो मुखिया लोग हैं राज्य में या फिर केंद्र में, उनका परिवर्तन केंद्र में तो हो गया, राज्य में क्यों? राज्य में इसलिए है कि इस देश की बदनसीबी है कि मनमोहन सिंह लोकसभा का दिल्ली का चुनाव हारे और उसके बाद में उनको राज्यसभा से आसाम से लेकर प्रधानमंत्री बनाया गया। और हमारे महाराष्ट्र की बदनसीबी है कि आज के जो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उनको विरासत मिली। उनके पिताजी बहुत शक्तिशाली पेट्रोलियम मिनिस्टर थे इंदिरा जी के जमाने में। उनकी मां प्रेमला काकू चौहान इंदिरा जी के साथ में गर्दिश के दिन में रही और विदर्भ से इतना प्रेम था और उनकी विरासत मिली पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान लोकसभा का चुनाव हारे। किससे हारे? नागपुर के NIT के चेयरमैन थे श्रीनिवास पाटिल। शरद पवार ने श्रीनिवास पाटिल को एट द 11th आवर इस्तीफा देकर उनके खिलाफ खड़ा किया और पृथ्वीराज हार गया। उसके बावजूद भी पृथ्वीराज को PM ऑफिस में इंचार्ज मिनिस्टर बनाया गया। यह हमारी बदनसीबी। बाद में उनको यहां पर मुख्यमंत्री बना के भेजा गया और उनकी अलोकप्रियता कितनी है मालूम? उनके लिए किसी भी एक भी MLA ने इस्तीफा नहीं दिया। संजय दत्त MLC ने इस्तीफा दिया। और बदनसीबी है कि न मनमोहन सिंह जनता का आदमी था, न ये पृथ्वीराज चौहान। आज भी ये MLA नहीं है। 3 साल में कभी इसने कोशिश नहीं किया कि 6 महीने के अंदर मैं जनता का प्रतिनिधित्व करूंगा। तो ये वो आदमी है जिसने महाराष्ट्र का सत्यानाश किया। अब देखिए, पहले MLC लोगों को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाता था। मुझे वो दिन याद है जिस समय रणजीत देशमुख को विलास राव ने और कुछ और MLC लोगों को ड्रॉप किया था कि हम MLA को बनाएंगे। तो जब MLCs मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिए जाते हैं और यहाँ का MLC मुख्यमंत्री बनता है तो उसको न जनता से संबंध न कार्यकर्ताओं से। हर हफ्ते मैं पढ़ता हूँ, मैं तो इंदिरा जी वाला आदमी हूँ, ये भी इंदिरा जी वाले, हम लोग थे उस समय के इंदिरा जी वाले, आज नहीं, क्योंकि अब तो कन्वर्सन हो गया। 12 साल पहले छोड़ दिए हम लोगों ने। आपने भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेसियों ने विदर्भ का सत्यानाश किया। अब ये पृथ्वीराज ने यहाँ आने के बाद में
विदर्भ का नुकसान कैसा किया ये आपको, वैसे तो भ्रष्टाचारियों का सरदार है, सब भ्रष्टाचारी उसके अंडर में, और उसने एक डिपार्टमेंट खोल के रखा है, शायद वो अमेरिका के चीफ जस्टिस से उसने परमिशन लेके आया, और उसका नाम है क्लीन चिट डिपार्टमेंट। जो भी करप्शन करता है, शरद पवार ने अजीत पवार को हटा दिया, इसने 1 महीने में उसको क्लीन चिट दे दिया। वो देवकर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गो टू पुलिस स्टेशन एंड सरेंडर योरसेल्फ। जितने मंत्रिमंडल में अजीत पवार, तटकरे, भुजबल, सबके सब अरबों खरबों में, उनको इसने क्लीन चिट। ये क्लीन चिट डिपार्टमेंट कौन सा है? मैं तो महाराष्ट्र की जनता से कहूंगा कि जितने यहाँ के चोर, बदमाश, गुंडे, डाकू जितने हैं, उन्होंने सबने पृथ्वीराज के पास में जाके एप्लीकेशन देना चाहिए, साहब मुझे भी एक दे दीजिए ना क्लीन चिट। ये क्लीन चिट डिपार्टमेंट, और वो भी कब? जबकि जस्टिस पाटिल के आयोग ने रिपोर्ट दी आदर्श घोटाले की कि ये फुल प्रूफ रिपोर्ट है, और यहाँ नागपुर अधिवेशन में शर्म से सिर झुक जाता है कि इतना कौन जिसको स्वाभिमान नहीं है, स्वाभिमानहीन मुख्यमंत्री, और उसके साथ में गवर्नर जिसने फाइल फेंक दिया, और आज वो अभी कोर्ट में केस है, और उसमें भी राहुल गांधी ने कहा कि आदर्श घोटाले पे कार्रवाई की जाए, फिर भी पृथ्वीराज ने नहीं किया। तो और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, लोग बोलते कि पृथ्वीराज बड़ा क्लीन इमेज और बुद्धिमान है, उनकी बुद्धिमत्ता का एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। वो विदर्भ में आए थे लोकसभा चुनाव के समय, आप ही लोगों ने पूछा था पृथक विदर्भ के बारे में, उसने क्या कहा था? हमारे एजेंडा में नहीं है। उसी दिन मैंने, राजकुमार ने, हम लोगों ने पत्र परिषद लिया था, किशोर सिंह बैस वगैरह ने, कि इनके एजेंडा में नहीं है। ठीक, राजीव शुक्ला बोले कांग्रेस के एजेंडा में नहीं है, माणिक राव बोला। मैंने बोला कि अगर पृथ्वीराज बुद्धिमान नहीं, छोटी सी भी बुद्धि होती है, छोटी सी भी, बुद्धिमान तो छोड़ दो, तो क्या बोलता मालूम? वो बोलता, भाइयों मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मायावती जी ने प्रस्ताव भेजा 4 डिवीजन करने का, सोनिया ने कचरे में डाल दिया। वो लालू ने बोला था कि जीते जी नहीं होने दूंगा, झारखंड बन गया। तो उसने ये बोलना था कि मुख्यमंत्रियों के हाथ में 0 है, आप जाइए केंद्र में, उनसे बात कीजिए, मैं उस वक्त क्षमा चाहता हूं। वो इतना बड़ा बुद्धिमान, स्वाभिमानहीन, जनप्रतिनिधित्व न करने वाला, और शरद पवार जब बोलता है कि फाइल पे साइन करने को उसके हाथ में लखवा आता है, उसने कितने मौके खो दिया कि एक बार तो कभी स्वाभिमान बताता, और अभी भी रोज आ रहा है। अभी भी अजीत पवार बोलता है कि मैं इसके अंडर में नहीं चाहता, फिर भी वो इस्तीफे की कभी बात नहीं करता, बेगैरत आदमी है। तो देख सकते हैं कि इंदिरा कांग्रेस के जमाने के कांग्रेसी आज खुद कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं, और खासतौर पर कांग्रेस पर जो निष्ठा है आज भी कायम है। लेकिन कहीं न कहीं जो नेता, जो अभी नए नेता आए हुए हैं और जिनके हाथ में मुखिया का पद जो दिया गया है, उनसे कहीं न कहीं खफा है वो लोग, और वही बोल रहे हैं कि वही लोग शायद कांग्रेस की नैया डुबो रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। वकील जी, आप बताइए कि कितने वाकिफ है आप इन सारी चीजों से, और दूसरी चीज की चुनाव है, किसका समर्थन रहेगा, किस तरह से प्रचार आप कर रहे हैं विदर्भवादियों की तरफ से? देखिए भाई, मैं तो वकील हूँ, ये जो टेढ़े चलने वाले लोग हैं ना, उसको सीधा करना हमको आता है। पूरी वकील संगठना जो है, हमारी पूरी विदर्भ की वकील संगठना, सभी वकील संगठना को मेरा आह्वान किया मैंने, सभी वकील संगठना अभी रास्ते में उतर रही है, और मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सचिव हूँ, सचिव के नाते मैंने सबको आह्वान किया है, और 30,000 से 40,000 वकील जो हमारे विदर्भ के हैं, वो सब के सब आंदोलन में कूद रहे हैं। और इन्होंने पता करना चाहिए कि अगर 30-40,000 वकील लोग अगर उतर जाएंगे तो इनकी हालत क्या होगी। ये ऐसे लोगों को हम सीधे रास्ते पे लाएंगे। विदर्भ, मैं एक पूछना चाहता हूं इनको, हमारे पास तो मुद्दे हैं विदर्भ को मांगने के लिए, इनके पास क्या मुद्दे हैं कि विदर्भ न दे? क्यों न दे रहे विदर्भ, क्यों नहीं देना चाहते? एक तो मुद्दा बताइए कि क्यों नहीं देना चाहते ये विदर्भ। हमारे पास तो ढेर सारे मुद्दे हैं। उन्होंने बताया 5,000 साल की पहले की हिस्ट्री बताइए। तिरपुरे साहब ने बताया कि भाई कितने सालों का 60-70 साल की हमारी मांग है। हमारे पास तो सब कुछ है मांगने के लिए, इनके पास क्या है न देने के लिए, पहले ये हमको पता है। एक बात ये भी आती है कि कहीं न कहीं शिवसेना का भी आप विरोध कर रहे हैं, और अगर गठबंधन इन लोगों में अगर हो जाता है तो क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे, जहां तक सवाल है गठबंधन का, हम पूरे प्रयास के साथ में, निष्ठा के साथ में दोनों पार्टियों का सहयोग करेंगे। मेरा व्यक्तिगत मामला है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद में हम उनको मजबूर कर देंगे, कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बनाएंगे कि उद्धव ठाकरे भी मजबूर हो जाए ये कहने के लिए कि ठीक है विदर्भ को हमारा समर्थन है, ये हम करेंगे। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से चुनाव है, पूरा पार्टी ने जो मन बना लिया, आपको किस तरह से प्रचार चल रहा है? प्रचार करने की तो बात छोड़ो, जिन्होंने कभी स्टेट नहीं मांगा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट ने वो स्टेट बना दिया। और विदर्भ की डिमांड जो है
भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किताबों में लिखा है भाषावार प्रांत रचना, और उसमें विदर्भ का उल्लेख किया है। क्यों कि छोटे राज्य बने तो उस क्षेत्र का विकास होता है, क्षेत्र का विकास यानी देश का विकास होता है, और इसीलिए छोटे छोटे राज्य बनना बहुत जरूरी है। और विदर्भ की डिमांड, यदि ये चाहते हैं कि मरने के बाद ही आपकी डिमांड पूरी करेंगे तो ये हिंसा के ऊपर उतरने वाले लोग हैं। हिंसा हमें बर्दाश्त नहीं है। महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की इस धरती पे विदर्भ का राज बिल्कुल विदर्भ की जनता की हम आवाज सुन रहे हैं और विदर्भ के तमाम नेता भी आपके साथ मौजूद हैं जो पृथक विदर्भ की मांग निरंतर उठाते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो विदर्भ से आप विदर्भ वासियों की चौपाल देख रहे थे जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुद्दा सिर्फ एक ही है, पृथक विदर्भ की जो मांग है उसे पूरा किया जाए, और इसीलिए शायद वर्तमान राज्य सरकार से उनका मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिया न्यूज।